वेलकम टू लर्निंग ब्रेक। ठीक है, तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कौन सा, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले हमने सीखा था जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, हमने उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करी थी और हमने सीखा भी था। बट ग्राफिकल मेथड से जब हम सीखने की कोशिश हमने करी थी, हमने ये देखा था एक चीज़ कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। उसको जब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा प्लॉटिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी टू लीनियर, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, अब उसका हम सॉल्यूशन ढूंढने चाहते हैं। अगर x की वैल्यू x इक्वल टू सपोज 42 पे और y इक्वल टू 88 पे सॉल्व हो रही है इक्वेशन, तो अब इतना बड़ा ग्राफ प्लॉट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, राइट? ऑब्वियस सी बात है। तो इसी के लिए हम लोग ग्राफिकल अप्रोच के जितने भी मैथमेटिकल सॉल्यूशंस हैं सब के सब ग्राफ से सॉल्व किए जा सकते हैं। बट हम उनको इसलिए सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। बट हाँ, वो सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल वो सॉल्व हो सकते हैं, बट प्रैक्टिकली उनको सॉल्व करना थोड़ा सा, इट नॉट इम्पॉसिबल बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसके कारण से हम उसको सॉल्व नहीं करते। इसलिए हम हमेशा अलजेब्रिक मेथड्स पे फोकस करते हैं। अब इस पे भी जैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का भी अलजेब्रिक मेथड होता है। सीखते हैं कौन कौन सा मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम ही सब्स्टिट्यूशन है, यानी किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। जब हमारे पास दो इक्वेशन होगी, सपोज इक्वेशन 1 एक होगी इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में डालेंगे। जब दूसरे में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें निकल जाएगी। फिर इसको वापस इसमें या फिर इसमें जिसमें भी डालना उसमें डाल के पहले की भी निकाल देंगे। सिंपल सा इतना सा कॉन्सेप्ट है। चलिए आइए सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं 7x - 15y 7x - 15y इक्वल टू 2। ठीक है, और एक दूसरी इक्वेशन x + 2y इक्वल टू 3। 7x - 15y इक्वल टू 2 और एक x + 2y इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब एक काम करेंगे, हम लोग वो इक्वेशन को चूज कर लेंगे, वैल्यू निकालेंगे जो इजी पड़ेगी, थोड़ी सी इजी पड़ेगी एज कंपेयर टू इक्वेशन 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 x + 2y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 - 2y। ये हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब हम x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन निकाली, तो हम दूसरी इक्वेशन पुट करेंगे। ठीक है, पुट x इक्वल टू 3 - 2y इन इक्वेशन 1। ठीक है, हम वहां पर पुट करते हैं। चलो अब देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? 7x - 15y। ठीक है, 7x - 15y इक्वल टू 2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x की वैल्यू x - 2y डाल रहे हैं। 3 - 2y - 15y इक्वल टू 2। 7 3 = 21, 7 2 = 14y - 15y इक्वल टू 2। ठीक है, तो 21 - 14 - 15 - 29y इक्वल टू 2। ठीक है, तो -29y 2 + 21 इधर जाएगा तो -21 हो जाएगा, तो -21y इक्वल टू 2 - 21 - 19, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। हमने देखा y इक्वल टू 19/29। सिमिलरली हम x की वैल्यू निकालने के लिए, अब y की वैल्यू तो हमको निकल ही चुकी है। ठीक है, अब y की वैल्यू हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे और निकाल देंगे। चलिए इसी इक्वेशन में डालते हैं, पुट y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x + 2y इक्वल टू 3 है, x + 2 19/29 इक्वल टू 3। ठीक है, तो x + 38/29 इक्वल टू 3। इसको बाकी का यहाँ सॉल्व करता हूँ।
ठीक है, ये क्या है x प्लस 38/29 इक्वल टू 3, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 माइनस 38/29, तो x इक्वल टू 29 इंटू 3 माइनस 38/29। ये तो सॉल्व करना आता होगा सबको। x इक्वल टू 29 इंटू 3 कितना होगा, 29 इंटू 3, 3 2 6, 9 3 27, 87 माइनस 38/29, 87 माइनस 38 कितना होगा, 87 40 माइनस करो कितना बचा, 47, ठीक है। तो प्लस 2 कर दो, तो 49/29 आ गई x की वैल्यू कितनी है, 49/29 और x y की वैल्यू कितनी है, 19/29। ये आपको आगे वैल्यू, दो वैल्यू आपको मिली। यानी ये कौन से पॉइंट है, सपोज ये ग्राफ होगा हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, मुझे नहीं मालूम इसमें जब आप प्लॉटिंग करोगे तो कैसे प्लॉट होगी, मैं बस एक इमेजिनेशन प्लॉटिंग दे रहा हूँ। सपोज ये ऐसी जा रही थी एक लाइन, ये कर दूंगी, दूसरी लाइन जाती है, ये दोनों लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू क्या होगा, 49/29, y कितना होगा, 19/29। इस पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। या तो आप इनको प्लॉटिंग कर सकते हैं डिफरेंट पे, और जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहीं पॉइंट आ जाते हैं, बट वो थोड़ा सा प्लॉटिंग करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए फिर हम इसको एल्जेब्रिक मेथड सीखते हैं। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये तो था बेसिक, जब इक्वेशन बन जाती है और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो हो गया बहुत सिंपल सा मेथड। पर अब हम सीखेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से हम कैसे लीनियर इक्वेशन बनाते हैं और उसको किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम आगे हम इसके दूसरे मेथड भी सीखेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा फॉर्मूला मेथड है, ठीक है, वो भी सीखेंगे। बट अभी हम क्या सीखने वाले हैं, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता लगा, तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फॉर्मूला। अब हम क्या सीखेंगे, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से हम उसकी इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम एलिमिनेशन भी सीखेंगे, फॉर्मूला मेथड भी सीखेंगे। इस बोर्ड को मैं रब कर देता हूँ, देन आई विल राइट द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है। अच्छा, इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हम लोग किस तरीके से इस पूरी के पूरे लेक्चर की सीरीज को हम करने वाले हैं। सब लोग मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट्स पूरे किसी भी चैप्टर के, कोई भी चैप्टर है, सपोज ये चैप्टर है, चैप्टर 3, उसके पहले पूरे के पूरे ऑल कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चंस यानी कि प्रैक्टिस करवाऊंगा उसके ऊपर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद। बाकी जहाँ पे चेक करते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया इसका, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर देन दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे, फिर तीसरा कॉन्सेप्ट करवाया, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो मेरा क्या कहना है कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट इसी में कुछ एग्जांपल्स भी इंक्लूड करता हूँ मैं इसी के अंदर कॉन्सेप्ट्स का, जैसे कि ये, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। मतलब ये वाले जो एग्जांपल्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में से इनमें से क्वेश्चंस नहीं है, ये कॉन्सेप्ट्स के अंदर वाले हैं जो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्वेश्चन का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तब एक बार पूरे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा प्लस ऑसवाल ऐसे बुक्स में से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए। मैं इस पैटर्न पे नहीं पढ़ाता, मैं इस पैटर्न पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति है आफ्ताब, ठीक है। आफ्ताब क्या बोल रहा है अपने डॉक्टर को, 7 साल पहले आफ्ताब अपने डॉक्टर को बोल रहा है, 7 साल पहले आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वे आर देन। ये पहला स्टेटमेंट है, पहली इक्वेशन यहीं से आएगी। हम आफ्ताब की एज ए से ही ले लेते हैं और डॉटर की एज बी से ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी ए, let the age of daughter be d। तो from कंडीशन 1, कंडीशन में क्या बोल रही है,
आफ्ताब बोल रहा है 7 years अगो, 7 साल पहले। अगर आज की एज आफ्ताब की ये है, डॉटर की ये है, तो 7 years अगो कितनी होगी आफ्ताब की होगी a-7 और डॉटर की कितनी होगी d-7। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you। आफ्ताब 7 साल पहले डॉटर्स की एज से 7 times बड़ा था। यही पहली इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो क्या a-7 इक्वल टू 70 माइनस 7 7 49। सो ये a-70 आ गया, ये -49 आ गया और ये +7 चला गया, ठीक है। a-70 इक्वल टू 49 और 7 42 माइनस ऑफ, ठीक है। यहाँ पर माइनस हमें अच्छा नहीं लगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +70, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 42। बस इसको तो घुमा दिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। 70 माइनस इक्वल टू 42, ठीक है। अब नहीं भी समझ में आएगी तो इसको ऐसे भी लेने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इसको मैं सबको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया मैं, ठीक है, और इसको यूं पलटा दिया बस, और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है 3 years from now, 3 साल बाद, 3 साल बाद आफ्ताब की एज रहेगी +3, डॉटर की रहेगी d+3। आई शैल बी 3 times as old as you। आफ्ताब बोल रहा है मैं 3 साल तुमसे बड़ा हूं, 3 गुना, 3 times मतलब 3 गुना। तो a+3 इक्वल टू 3d + 3 3 9, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इधर लेके आए -3d इक्वल टू 9 -3 a-3d इक्वल टू 9 - 3 कितना हो गया 6। ये हो गया आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पर आपने इक्वेशन बनती हुई देख ली है, तो मैं सीधा इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूँ, बाकी सबको रब कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन करो, ठीक है। इक्वेशन है 7, फिर है a-3d इक्वल टू 6, ठीक है। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम इक्वेशन 1 में से किसी से भी निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन 2 में से प्रेफर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 a-3d इक्वल टू 6 है, a इक्वल टू 6 + 3d, अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। पुट a इक्वल टू 6 + 3d इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या है 7d -8 इक्वल टू 42 है इक्वेशन 1, तो 7d, ठीक है, माइनस ऑफ a यानी 6 + 3d इक्वल टू 42, 7d - 6 - 3d इक्वल टू 42, ठीक है। तो 7d - 3d कितना हो गया 4d, ठीक है। 4d - 6 इक्वल टू 42, 4d इक्वल टू 42 + 6, 42 + 6 48, so d इक्वल टू 48 अपॉन 4, 4 1 सा 4 2 सा 8, d इक्वल टू, ये डॉटर के कितने निकला है 12, ठीक है। अब हम किसी भी इक्वेशन में डालेंगे हमको मिल जाएगा, हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं, ठीक है। पुट a-3d इक्वल टू 6, सो a-3d कितना है 12 इक्वल टू a-12 3 = 36 इक्वल टू 6, 36 + 6 42। तो आफ्ताब की एज 42 थी, डॉटर की एज कितनी 12 थी, यह आ गया आपका आंसर। इस तरीके से आप प्रैक्टिकली
जो देखो अब आपने देखो ठीक है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से कही एप्लीकेशन का ये रियल लाइफ में आपको अगर कुछ इस तरीके से बताता है तब आपको इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपका केस 42 में करा है, डॉक्टर केस 12 का। तो ये था एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, इक्वेशन बनाना यहाँ पे तो कॉमन रहेगा, बस इसके अलावा कौन सा मेथड यूज करते हो आप पे डिपेंड करता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, फॉर्मूला हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेंगे और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को खत्म करेंगे, फिर हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन और चलो ठीक है, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीस। हम पेंसिल की प्राइस पी ले लेते हैं। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी P, let the price of eraser be E ले लेते हैं। The cost of 2 pencil plus 3 eraser की प्राइस कितनी है 9, ये हुई हमारी इक्वेशन 1। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल प्लस 6 eraser इज गोइंग टू बी 18। अच्छा, अब आप एक चीज देखोगे, देखिए इस इक्वेशन का हमें देखना, ये इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, अब आप ये इसको छोड़ो, क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको समझना। सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, कि ये सॉल्यूशन कैरी करती भी है या नहीं भी करती है। ठीक है, तो पहली चीज, अच्छा एक चीज और बतानी थी मुझे कि यूनिक सॉल्यूशन को, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन को हम, चलो एक मिनट, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, और इसका नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इनफिनाइट मैनी को डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चेक करेंगे सबसे पहले कि किस कैटेगरी में लाया, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होते हैं। इसके पिछले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो भी यूनिक ही था। ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट आपको चेक करना ही करना है, उससे क्वेश्चन में चेक नहीं किया बट आपको चेक करना है। यहाँ क्या है 2/4, 3/6, 2/4, 3/6, 9/18। करो 2 1 2 2 3 1 3 2 9 1 9 2। हमने यहाँ पर क्या लिखा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये किस कैटेगरी में आ रहा है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? क्योंकि हमको पता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ऑब्वियस सी बात है ये किस में आ रहा है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। यानी इसका सॉल्यूशन तो नहीं निकलने वाला, इसके क्योंकि मल्टीपल इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होने वाले। ठीक है, तो हियर इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ऐसा लिखना, द गिवन इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग वे में लेके जाएं तो जिन्होंने मेरी पूरी पुरानी क्लासेस देखी होंगी तो उनको पता होगा कि इसका अगर हम ग्राफ बनाना कैसा बनाएगा। क्या ऐसा बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो किसका ग्राफ होता है? यूनिक सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन में कैसा होता है? ये कैसे जा रहा है? हमेशा पैरेलल होती है, ये हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, ये हमेशा पैरेलल होती है। ठीक है, नो सॉल्यूशन हमेशा लाइन पैरेलल होती है। ठीक है, पर इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है? ये लाइन दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करके जाती है, ओवरलैप करके जाती है। ये होगा। और जिन्होंने मेरी और चीज वीडियोस देखी होगी उनको पता होगा, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो 2p + 3e इक्वल टू, ऐसे में 2 कॉमन निकाल लेता हूं, यहां बचा नहीं, 2 कैंसिल हुआ, अच्छा ये देखो दोनों इक्वेशन सेम हो गई। और मैंने बताया था कोई भी एक इक्वेशन रहती है उसमें k का मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, k का मल्टीप्लाई करने से वो इक्वेशन ज्यादा अंतर नहीं आता है, वो हमेशा एक इक्वेशन है, इसी के ऊपर ओवरले करते चलिए, इसी के ऊपर ओवरले करते चलिए। ठीक है,
कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें टी का वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गई, डजंट मैटर। इसका ग्राफ अगर ये है, इसमें हम 10, 100, 1000, 50 कितने भी नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, हमेशा ये लाइन को इसी तरीके से ओवरलैप करते हुए जाएगा। तो दोनों इक्वेशन मतलब एक तरीके से सेम ही थी, बट इसने एक मुखौटा पहन लिया था कौन से नंबर का, 2 नंबर का, यानी 2 को अपन से मल्टीप्लाई करके मुखौटा करके बैठा दिया। तो ये था हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका अगर हम मेथड सीखेंगे कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो अपने ज़्यादा से दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ताकि वो भी सीखें आपकी तरह और ये हमारा देश ग्रो करे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।